स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। और आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब दोस्तों बात यह है कि जो नेशनलिज्म है पहले उसको जानना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म होता क्या है। और ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये इस टाइम मिड में आने वाला है अक्टूबर में, तो ये आपके उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे क्योंकि ये रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर है। अब एक नेशनलिज्म को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म का जो मीनिंग है वो है राष्ट्रीयवाद। अब एक राष्ट्रीय राष्ट्र कब कहलाता है या आप उसकी नागरिक कब कहलाते हैं, उसमें तो आप नागरिक तब कहलाते हैं जब आपके पास अपनी खुद की एक पहचान होती है। आपकी पहचान कहाँ से होती है? आपकी पहचान होती है आपके राष्ट्र से, यानी आपके देश से, यानी कि आपकी कंट्री से। और वो पहचान के यहाँ पर है क्या? हम इंडियन हैं तो हम इंडियन कैसे कहलाते हैं? बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट फ्लैग, हमारे पास अलग फ्लैग है, हमारा अपना खुद का राष्ट्रीय गान है, वी हैव ए नेशनल सॉन्ग। तो उस प्रकार से हमारी वो राष्ट्रीय पहचान है। और हमारी पहचान क्या है उस राष्ट्र के अंदर? बिकॉज आई हैव वोटर आईडी कार्ड, आई हैव आधार कार्ड। तो ये सब हमारे राष्ट्र की पहचान है। अब यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ने वाले यूरोप के बारे में, नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म उत्पन्न कब से हुआ, मतलब राइज कब से हुआ? वो राइज कब हुआ जो सबसे पहले फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तुम्हारा जो मेन टॉपिक है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो आया क्यों? फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि वहां पे लुईस 16 के द्वारा जो मनमानी की गई, उसके द्वारा जैसा शासन चलाया गया उससे लोग परेशान हो गए। और जब लोग उससे परेशान हो गए, अधिकतम टैक्स देने लगे। टैक्स की सीमा इतनी बढ़ा दी लुईस 16 ने कि वहां पे लोग टैक्स दे के इतने गरीब हो गए कि उनको पास एक रोटी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। तब वहां पे लोगों ने क्रांति लाने की सोचा कि अब हम यहाँ पे कुछ अलग करेंगे, हम इस सरकार के खिलाफ या फिर राजा के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चलाएंगे। तब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि हर तबके के व्यक्ति ने अपनी अपनी बातों को, अपने अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखा। और उसे रखने से क्या हुआ कि जो और देश थे यूरोप के, उनके अंदर भी एक ऐसी भावना जागृत हुई कि हम भी जो है शोषण का शिकार ना हो और हम भी आगे चल के अपने देश में अपने डिमांड के बारे में राजाओं से बात करें। सबसे पहली बात यह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया कब? When was the French Revolution come? So the answer is that the French Revolution come 1789। और उस दौरान क्या हुआ कि सभी फ्रांस के लोग, जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी रिवॉल्यूशनर थे, वो सब के सब राजा के महल के बाहर इकट्ठा हो गए और असेंबली बनाने की बात करने लगे, अलग वोट देने की बात करने लगे, वोटिंग सिस्टम लाने की बात करने लगे, एक लोकतंत्र, एक गणराज्य वहां पैदा करने की बात करने लगे। तब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद जो बदलाव वहां देखे गए, अब उनके बारे में बात करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कहीं पे रेवोल्यूशन आता है या कहीं पे क्रांति आती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा, या तो पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा। बट मैक्सिमम पॉजिटिव में ही चेंज हुआ। पॉजिटिव में क्या चेंज हुआ? अब फ्रांस का अपना एक नया फ्लैग था। फ्रांस का अपना एक अलग फ्लैग था। पहले वो सब यूरोप के फ्लैग के नीचे आते थे, अब उनका अपना एक नया फ्लैग बन गया। दूसरा, उनके वहां नए नए राजनेता आए, नए नए लीडर्स आए। जो पूरा फ्रांस 3 स्टेट में बट चुका था, उन 3 स्टेट में जो 3 स्टेट के लोग थे, बिजनेसमैन थे, उनमें से नए लीडर चुने गए। उनको शपथ ग्रहण दी गई, यानी कि ओथ। ओथ मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह। नेक्स्ट आया वहां कस्टम ड्यूटी एबलाइज कर दी गई। जितना भी बेफालतू का टैक्स जो लुईस 16 ने लगाया था पब्लिक के ऊपर, कुछ टैक्स को कम कर दिया गया, यानी कि और कुछ टैक्सों को हटा दिया गया। अगला है कॉमन लैंग्वेज बन गई। अब फ्रांस की वहां पे एक कॉमन लैंग्वेज बन गई और वो थी फ्रेंच। फ्रेंच ही बोली जाएगी, ये वहां कंपलसरी कर दिया गया। अगला था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, जो कि पहले नहीं था। ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ राजा ही वहां की सारे निर्णय लिया करते थे और सारे डिसीजन को बनाया करते थे, अप्लाई करते थे। और जो भी उस डिसीजन के खिलाफ कुछ कहता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। अब वहां पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिया, यानी कि अब वहां पे राष्ट्रपति होगा, अब वहां पे चुनाव होंगे, वहां पे वोट दिए जाएंगे और वहां की पब्लिक को ये पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से अपना नेता चुन सके, यानी कि डेमोक्रेसी को अप्लाई करने की पूरी मुहिम चलाएगी। नेक्स्ट था स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। अब वहां पे
राष्ट्र की असेंबली बना दी गई, यानी कि संसद बना दी गई, जिसके अंदर पब्लिक के लिए टाइम बाय टाइम नए नए रूल रेगुलेशन लॉस पास किए जाएंगे और पब्लिक को जब जब जरूरत होगी तब तक वहां पे उनके लिए कुछ नई चीजें दी जाएंगी। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट। तो अभी जो स्टेट्स आए, स्टेट जनरल इलेक्टेड एंड रिनेम्ड बाय द नेशनल असेंबली। दोस्तों एक बात बता दूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के से पहले फ्रांस को 3 स्टेट में बांट दिया गया था। अब ये 3 स्टेट है क्या? फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी लोग और उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता था, और पादरियों को जितने भी लोग थे वो अपनी भूमि या कुछ हिस्सा दान दिया करते थे, और जितना भी टैक्स था वो वहां कैथोलिक चर्च में जाया करता था और चर्च से पादरी लोग उस पर कमाया करते थे। सबसे ज्यादा टैक्स चर्च में दिया जाता था। नेक्स्ट नंबर था सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट के अंदर आते थे वकील लोग, मजदूर लोग, ये सब आते थे सेकंड स्टेट में। और जो थर्ड स्टेट था उसमें आता था किसान और एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग, और आते थे उसमें बिजनेसमैन लोग। तो जो बिजनेसमैन लोग आते थे उन लोगों ने सबसे ज्यादा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर साथ दिया या फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतना बड़ा बनाया, वो पूरा इसलिए जाता है 3 स्टेट्स के पीपल्स को। थर्ड स्टेट के पीपल्स ने सबसे ज्यादा योगदान दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, और नेशनल असेंबली में उन्हीं का नेता चुना गया और उन्होंने नेशनल असेंबली की भी डिमांड रखी। अब आगे चलते हैं नेपोलियन पे। नेपोलियन को हो सकता है कि मैक्सिमम लोग बच्चे जानते हो, बट नेपोलियन बोनापार्टा, उसका नाम नेपोलियन बोनापार्टा था, और वो एक ऑस्ट्रिया का रहने वाला नागरिक फ्रांस में आया था एज ए राजदूत बन के वो फ्रांस में आया था, और फ्रांस में उसने रूल किया 1799 से लेके 1815 तक। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये एक व्यक्ति जिसने पूरे यूरोप से लेकर पश्चिमी देशों तक की नाक में दम करके रख दिया था, यानी कि अमेरिका तक को इसने नहीं छोड़ा। नेपोलियन हाइट में बहुत छोटा था लेकिन माइंड से उतना ही बड़ा था। नेपोलियन की हाइट अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 4.9 इंच का था। 4.9 इंच का आदमी सोच में इतना बड़ा हो सकता है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। और नेपोलियन ने पूरे फ्रांस के ऊपर 1799 से लेके 1850 तक रूल किया। सेकंड नंबर, उसने वहां पे जो पहली पावर गेन करी वो तब करी जब वो फर्स्ट कॉन्सोल था। कॉन्सोल यानी दूत था। और जब जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके देश में आया है तब तक उसने वहां पे आके फूट डाली है, शासन किया। जैसे भारत में हुआ वैसे ही फ्रांस में उस टाइम में हुआ। और नेपोलियन ने फ्रांस से लेके पूरे यूरोप के अंदर एक रिवॉल्यूशन के नए युग को जन्म दे दिया, जिसके चलते फ्रांस से धीरे धीरे हर यूरोप की कंट्री ने अपनी डिमांड, अपनी मांग के लिए वहां पे रिवॉल्यूशन रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। लास्ट है सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड को लाने वाला भी नेपोलियन था और उसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने सिविल कोड लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और सिविल कोड का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए समान व्यवहार करना, समान हर चीज का इक्वलिटी में होना, हर तबके के व्यक्ति के लिए वो इक्वलिटी में होना सिविल कोड कहलाता है। इसके बारे में अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। सिविल कोड, नेपोलियन कोड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि नेपोलियन बोनापार्टा जब फ्रांस में आया तो उसने वहां पे आने के बाद कुछ चीजों को वहां बहुत बड़े रूप में बदलाव किया। जैसे पहला था सिविल कोड। सिविल कोड नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उसने क्या राइट दिए? इसमें उसने राइट दिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज स्टेबलाइज्ड। इट मींस दैट अगर कोई भी लॉ फ्रांस में बनाया जाएगा या कोई भी नया लॉ वहां पे कंडक्ट किया जाएगा तो उससे पहले वो लॉ सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा और बराबरी एप्लीकेबल होगा, मतलब इक्वली एप्लीकेबल होगा। दूसरा नंबर उसने बोला सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी का राइट उसने वहां पे सिक्योर कर दिया। सिक्योर मतलब पूरी तरीके से दे दिया लोगों को कि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए खुद की। नंबर 3 उसने दिया सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर की पहुंच पब्लिक तक होनी चाहिए। पब्लिक की समस्याओं, पब्लिक की प्रॉब्लम्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटर सही टाइम पे और सही तरीके से उन चीजों को समझ पाए जो पब्लिक की नजर में है। नंबर 4 आता है एबोलाइज्ड फ्यूडल सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जनता के बीच में
एक विश्वास जगाया राजतंत्र को लेके और अपने लोकतंत्र को लेके, ताकि वो जनता के बीच में जो चीजें जो नहीं पहुंच पा रही है उस तक उनको समझ सके। नेक्स्ट है फ्रीड पीजेंट। फ्रीड पीजेंट का मतलब यह है उसने किसानों को और मजदूरों को और जमींदारों को आजादी दिलाई। और सर्फडॉम एंड द मैनोरियल। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड द मैनोरियल मीन्स ये हुआ कि उनको जो पिछले राजा ने या पिछली सरकार ने उनको बंदिशों में रखा था वहां से उसने उनको छुटकारा दिलाया। 6 नंबर क्या, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन पर रिमूव्ड। और जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे जो वहां लगाए थे लोगों के ऊपर, वो भी नेपोलियन ने उन सब रिस्ट्रिक्शंस को वहां से फ्री कर दिया, हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने इंप्रूव कर दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद जो उसने अपने वहां पे राजतंत्र के अंदर जो चीजें चेंज करी वो ये थी कि उसने एक तो इक्वालिटी का राइट दे दिया, सेकंड नंबर उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया लोगों के लिए, सिंप्लीफाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर को और एबोलाइज कर दिया फेडरल सिस्टम को और फ्रीड कर दिया पीजेंट्स को फ्रॉम सर्फडॉम एंड द मैनोरियल से। और एक गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था वो भी उसने वहां से हटा दिया कि जो भी प्रॉब्लम थी या लोगों तक जो भी पहुंच पाने के लिए बीच में जो बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को उसे दूर कर दिया। और नंबर 7 उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। और जिससे फायदा क्या हुआ कि लोगों के बीच में व्यापार करने की क्षमता बढ़ी और लोग व्यापार आसानी से कर पाए और इधर से उधर ट्रैवल भी कर पाए। इस वजह से नेपोलियन का जो सिविल कोड था और नेपोलियन का जो राज्य था वो फ्रांस में बहुत अच्छा और बहुत ही इंप्रूवमेंट वाला माना जाता है। एक नोट है वो आप डाल सकते हो या समझ सकते हो उसको कि नेपोलियन टुक अवे या पॉलिटिकल फ्रीडम। इसका मतलब ये हुआ कि नेपोलियन ने राजनीति को स्वतंत्र रूप से खेलने लायक बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जो राजनीति चल रही थी वो खुले तौर पर नहीं चल रही थी, मतलब जनता की और राजा के बीच में जो एक गैप था वो बहुत ज्यादा था। तो नेपोलियन ने उस पॉलिटिकल गैप को बिल्कुल खत्म कर दिया और वो जनता से मिलता भी था और जनता की प्रॉब्लम को सुनता भी था और उनको सुलझाता भी था। नेक्स्ट है कि इंक्रीज द टैक्सेस। अब उसने टैक्स लेना अधिक कर दिया जनता से। जितने अमीर लोग थे अधिक से अधिक सैलरी होगी, अधिक से अधिक उनके पास जितने ज्यादा मतलब सिस्टम्स होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, तो वो उतना अधिक टैक्स देंगे। जितना वो टैक्स देंगे तो उस टैक्स से क्या होगा, जन कल्याण होगा, देश का क्या होगा, देश की तरक्की होगी, देश में नई चीजें खुलेंगी। नेक्स्ट है इम्पोज द सेंसरशिप एंड द फोर्स पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। अब उसने लोगों को इंकरेज किया कि आप फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करिए, अपने देश की आर्मी को ज्वाइन करिए और देश के लिए कुछ काम करिए। और लोगों के बीच में जो सेंसरशिप था, सेंसरशिप को भी लेकर आया ताकि कोई गलत काम ना कर पाए। और सेंसरशिप से क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो गलत चल रही है या गलत तौर पे पॉलिटिकली या फिर देश के खिलाफ चलाई जा रही है उसको बीच में से हटा देना या बीच में से उसको काट देना या रिमूव कर देना। इसलिए जो नेपोलियन का सिविल कोड था वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का यूरोप में आना और उसको प्रोत्साहित करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब वहां पे रिवॉल्यूशन आया यूरोप के अंदर, उसके बाद से क्या था कि लोगों के बीच में राष्ट्र की भावना नहीं आ रही थी। तो जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ उसने पूरे यूरोप की स्थिति को पलट के रख दिया। फ्रांस में रिवॉल्यूशन का आना धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपनी तरफ आकर्षित करते जा रहा था और यूरोप के जितने भी लोग थे या कंट्रियों के लोग थे वो भी इस प्रकार के निरंकुश शासन से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भी फ्रांस को देखते देखते अपने देश में क्रांति की यानी रिवॉल्यूशन की आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो इसलिए नेशनलिज्म यूरोप में आया। तो उससे क्या हुआ कि यूरोप का अपना खुद का एक फ्लैग बना, यूरोप ने अपना खुद का एक झंडा बनाया और यूरोप ने अपना खुद का एक राष्ट्रीय गीत बनाया। जितनी भी कंट्रियां थी उसके अंदर उन सबने मिलकर एक पूरा सहयोग दिया। अब जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया तो उससे क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास बढ़ी। तो एरिस्टोक्रेसी का सिंपल साधारण सा मतलब यह है कि एरिस्टोक्रेसी का होना यानी कि तुम्हारे खुद के पास इतनी क्षमता होना कि आप अपनी खुद की जमीन खरीद सकें, आपके पास अपनी ओनिंग लैंड हो, आपके पास मनी हो, इन सब चीजों का होना एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। सेकंड नंबर पर आया पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, यानी कि लोगों के पास खुद की खेती का होना, अपनी जमीन का होना और जमीन के ऊपर खेती करना, जिससे पीजेंट्री सिस्टम बहुत ज्यादा फला फूला। नेक्स्ट था मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास के अंदर इतना बड़ा चेंज आया, ये रिवॉल्यूशन आने के बाद मिडिल क्लास ने पहली बार अपने लिए सोचना और समझना शुरू किया। मिडिल क्लास ने अपने सरवाइव करने के नए नए सोर्स निकाले ताकि वो आगे सर्वाइव कर सके, और अपने एजुकेशन को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करी ताकि वो एजुकेटेड होके नेशनलिज्म को और बढ़ावा दे सके। और कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति भावनाओं को तभी आगे तक पहुंचा सकता है जब उसके अंदर खुद भावनाएं हो। और राष्ट्रीयता का आना, इसका मतलब ये होना कि आपके अंदर हर प्रकार की स्किल का होना चाहिए। यानी आप राष्ट्र की भावना अपने अंदर तब जमा सकते हैं जब आप राष्ट्र की इज्जत करें, उसके नेशनल फ्लैग की इज्जत करें, उसके नेशनल एंथम की इज्जत करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिबरल नेशनलिज्म। ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसका मतलब आता है उदारवादी राष्ट्रीयकरण। अब जब उदारवादी राष्ट्रीयकरण होता है ना, तो लिबरल नेशनलिज्म के अंदर क्या होता है, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब अपना खुद का संविधान। उस कंट्री के पास खुद का संविधान होगा और उस लिबरलिज्म के अंदर उसे क्या मिलेगा, इक्वेलिटी। बिफोर टू मेकिंग द लॉ देयर शुड बी इक्वेलिटी। हर व्यक्ति के अंदर जाति, धर्म, लिंग, रंग, हर चीज को लेके इक्वेलिटी होनी चाहिए और वो लॉ कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उसकी खुद का पार्लियामेंट का होना। अगर आपके पास पार्लियामेंट है तो उस पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर्स आपने चुने हैं, द लीडर्स विच वी चूज, दे मेक द लॉ फॉर देयर पॉपुलेशन, फॉर देयर पीपल्स। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ लाया जाएगा वो इस पार्लियामेंट के थ्रू पास होके आएगा। और अगर आपके पास खुद की अपनी पार्लियामेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो देश अपने नागरिकों के लिए अच्छे से अच्छे लॉ, अच्छे से अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता है, जिसके अंदर उनकी भलाई हो। अगर लिबरलिज्म आया तो इससे एडवोकेसी और बढ़ गई, मिडिल क्लास के अंदर पावर जो थी वो और बढ़ गई, क्योंकि मिडिल क्लास को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो लिबरल नेशनलिज्म ने लोगों को वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जब किसी भी कंट्री में या किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई बड़ी घटना घटती है या एनीथिंग बिग हैपेंड, सो देयर रिजल्ट विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्रीज which are connected with that continent. So Italy is also the part of the Europe. और इटली उस टाइम अपने कैथोलिक चर्चों के लिए बहुत जाना जाता था। इतने बड़े बड़े कैथोलिक चर्च इटली में थे, इतने बड़े बड़े पादरी थे वहां पे, इतने बड़े बड़े प्राइस थे कि उनके पास टैक्स के रूप में कई बहुत ज्यादा इतना पैसा आता था, इतना रेवेन्यू आता था कि एक एक सिटी उसके द्वारा खरीदी जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा यूरोप 3 स्टेट में बढ़ चुका था, पूरे फ्रांस को 3 स्टेट में बांट दिया गया था। इसका फर्स्ट स्टेट था पादरीबर्ग, और वो इतना अमीर था कि वो इतना टैक्स देता था, उन लोगों से इतने टैक्स देते थे क्योंकि उनकी बहुत वैल्यू बढ़ती थी। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन। तो जब ये सब हुआ उसके बाद इटली का एकीकरण हो गया। यूनिफिकेशन मीन्स इटली का एकीकरण हो गया, इटली को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ये सब कारण थे नेशनलिज्म का होना, और उसके पीछे कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का होना। अगर फ्रेंच में रेवोल्यूशन ना आता, फ्रांस में रेवोल्यूशन ना आता, तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कभी नहीं आता। और अगर यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नहीं आता तो वहां के लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना कभी नहीं चलती। तो ये था आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप। और इससे रिलेटेड जितने भी हॉट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो